गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा उपविषय है समीकरण बनाना। किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी पहचान जरूर होती है, अर्थात समीकरण होता क्या है। अब समीकरण के अंदर आप एक चीज समझें, पहले तो संख्या होती है। संख्या आप समझते हैं, जिसको हम अचर बोलते हैं। अचर का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। यदि मैं 5 लिखता हूं तो उसका मतलब 5 ही है, वो कभी भी 7 नहीं होगा। 100 लिखता हूं तो 100 है। और दूसरा एक चीज उसके अंदर होती है चर। अचर और चर को पहले समझे। चर वह संख्या है जिसके मान में बदलाव हो सकता है, अर्थात वो चर या उस चर का मान कभी 7 आ सकता है, कभी 10 आ सकता है, कभी ऋणात्मक भी आ सकता है, कभी शून्य भी आ सकता है, कभी भिन्न भी आ सकता है, परिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, हम कोई भी चीज निकालने के लिए उसको एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो जो मानने की चीज होती है उसको चर होती है, और फिर उसका परिणाम हम निकालते हैं। समीकरण के अंदर चर और अचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने व्यंजक पढ़े हैं, व्यंजक पढ़े हैं ना। व्यंजक किसके मिलने से बनते हैं? चर और अचर के मिलने से। जैसे x जमा 2, ये भी व्यंजक हो गया, या y जमा 3, 3y, 2x, ये सारे के सारे क्या है? व्यंजक। अब मान लो मेरे पास ये चीज है 4, ये भी एक व्यंजक है, संख्यात्मक। इसको हम संख्यात्मक व्यंजक बोलेंगे, है तो ना संख्यात्मक। हमारे पास 2 व्यंजक है, और 2 व्यंजकों के बीच यदि समता का निशान आ जाता है, समता का मतलब बराबर का निशान आ जाता है, तो हमारे पास वो समीकरण बन जाता है। 3 चीजें इसके अंदर हो गई, अब ध्यान रखना। 2 व्यंजक हैं, और 2 व्यंजक किसके मिलने से बने हैं? चर और अचर से। चर और अचर 2 चीजें होगी, और एक जो मुख्य है समता का निशान, बराबर का निशान। यदि मैं ये लिखूंगा ना x इज ग्रेटर देन 1, भाई x 1 से बड़ा है, इसमें समता का निशान नहीं है, चर और अचर तो है, तो इसलिए ये समीकरण हमारे पास नहीं है। और समीकरण में एक और चीज होती है कि समीकरण में 2 पक्ष हमारे पास हैं, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, बीच में बराबर का निशान है। दोनों पक्ष हमेशा समान होते हैं। जिस प्रकार हम तराजू में देखते हैं ना, जो पुराने तराजू, आजकल तो डिजिटल आ गए हैं। पुराने तराजुओं में क्या होता है, यदि 1 किलो चीनी लेनी है तो दुकानदार एक तरफ 1 किलो का बाट रखेगा, दूसरी तरफ उसको तोलता जाएगा। जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो उसको रोक देगा, ज्यादा जाएगा तो उसमें से निकाल लेगा चीनी, मतलब उसके बराबर करना है। तो यही चीज है कि बराबर, ये समता का निशान दर्शा रहा है कि दोनों पक्ष क्या है? समान है। जितना मान x जमा 2 का है उतना ही मान 4 का भी है। तो समीकरण समझ गए, x जमा 2 बराबर 4, मतलब 2 पक्ष हैं, और 2 पक्षों में चर और अचर संख्याएं हैं, और 2 पक्षों में से, दोनों पक्षों में चर होना जरूरी नहीं है, इस चीज को समझे, लेकिन कम से कम एक पक्ष में चर होना जरूरी है। एक पक्ष में चर होना, हम ये नहीं कह सकते 2 बराबर 4 ये मेरा समीकरण बन गया, ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई चर नहीं है। चर होना जरूरी है, हालांकि ये तो संभव भी नहीं है 2 बराबर 4, लेकिन फिर भी वैसे अमूमन हमने अंदाजा लगाया कि ये समीकरण नहीं है। समीकरण के अंदर समता का निशान, एक या दोनों पक्षों में चर, एक या दोनों पक्षों में, एक में भी हो सकता, दोनों में, लेकिन कम से कम एक पक्ष में एक चर होना जरूरी है, और समता का निशान, और 2 पक्ष हमारे पास होने चाहिए। अभी हम समीकरण बनाना सीखेंगे। हमारे पास कुछ शाब्दिक प्रश्न दे रखे हैं शब्दों में, उनसे हम समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें उसकी भाषा समझनी है। ध्यान से देखें, पहला प्रश्न, y और 4 का योग 6 है। किस किस का योग 6 है? y और 4 का, मतलब y में यदि 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। बस y में 4 जोड़ेंगे तो, y में 4 जुड़ेगा नहीं, अभी यहाँ पे 4y नहीं होगा, वो ध्यान रखना, y जमा 4 ही लिखा जाएगा। चर के साथ जोड़ या घटा में कोई संख्या होती है तो वो वैसे ही लिखी जाती है, ठीक है। अब दूसरा, x में से 5 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, ये भी कर लेंगे। x में से कितना घटाएं? 5 घटाएं और क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। देखो, x में से 5 घटा दिया, प्राप्त होता है बराबर का निशान, बीच में समता का निशान हमें लेना है। आगे b का 5 गुना, 5 गुना, किसी भी संख्या का यदि गुणा लेंगे, इतने गुणा, 2 का 10 गुना क्या होगा? 20, 2 गुना 10 सीधे लिखेंगे ना, तो लिखेंगे 5 गुना b, और गुणा में चर के साथ संख्या सीधी लिखी जाती है। 5 गुना b का मतलब 5b,
इसका मतलब ये हो गया, यदि मैं लिख रहा हूं 7x, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है 7 गुणा x। ठीक है, अभी b का 5 गुणा और 3 का योगफल, इसमें 3 और जोड़ना है, इसमें 3 और जोड़ना है। 3 का योगफल कितना है हमारे पास 43 है। ये आ गया मेरे पास 5b जमा 3 बराबर है 43। और आखिरी t का 1/4, 1/4 का मतलब उसका चौथा हिस्सा, तो t बटे 4, चौथा हिस्से के लिए हम भाग देंगे, हिस्से करने के लिए भाग देंगे। यदि मेरे पास होता कि t का 3/4, तो मैं 3 ऊपर लेता, 3t बटे 4 आता। अब 1/4 है तो 1 किसके साथ गुणा में है, 1t बटे 4, 1/4 का मतलब 1/4, 1t बटे 4, 1/4 ऋण, उसके बाद ऋण, ऋण का मतलब घटा, घटा 2, धन का मतलब जोड़ होता है, ऋण का मतलब घटा, घटा 2 आपको क्या देगा 7, बराबर का निशान क्या देगा 7। तो लगभग इसी प्रकार के प्रश्न हमारे पास हैं, इस आगे जब आप करेंगे तो आशा है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब समीकरणों को शब्दों में लिखना सीखेंगे। देखिए कैसे, अब इन प्रश्नों को हम शब्दों में लिखेंगे, जिस प्रकार हमने शब्दों से इसको समीकरण बनाया था। अब समीकरणों को देखो, m घटा 7 बराबर 3, तो क्या था m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। बस सिंपल लिख दिया। अब ये p जमा 4 बराबर 5 लिख देगा ना, क्या p में 4 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। या इसमें ये भी लिखते हैं p और 4 का योग 5 है, या m ऋण 7 करने पर 3 आएगा, कुछ भी अपने अपनी भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये 4p घटा 3, 4p यहां क्या बताया था गुणा, हाँ यहां पे गुणा होगी, क्या लिखेंगे p का 4 गुणा, और उसके बाद क्या था p के 4 गुने से क्या हो रहा है, p के 4 गुने में से घटाया जा रहा है 2, तो p का 4 गुना ऋण 2 आपको क्या देगा, क्या दे रहा है 7 देगा। ठीक है, आगे m इसका चर है और 3/4 का मतलब 3/4, तो m का 3/4, m का 3/4 3 है बस। या इसमें हम लिख सकते हैं m का 3 गुणे को 4 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। अपनी भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्नावली कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।